गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम लोग हिंदी कक्षा के अंतर्गत हिंदी सेकंड के पाठ 16 के वाक्य तथा वाक्य के भेद प्रभेद इस पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस पाठ में पहले हम यह जानेंगे कि वाक्य किसे कहते हैं। तो आइए हम लोग पाठ की ओर चलते हैं। बच्चों, आपका पाठ है वाक्य तथा वाक्य के भेद प्रभेद। तो पहले हम यह जान लें कि वाक्य किसे कहते हैं। शब्दों का वह सार्थक समूह जिससे किसी भाव या विचार को पूर्णतः प्रकट किया जा सकता है, वाक्य कहलाता है। आपके पाठ में आप देख रहे हैं कि लड़के पतंग उड़ा रहे थे, लड़कियां सिलाई कर रही हैं, बारिश हो रही है। तो इन वाक्यों के माध्यम से हम अपने मन की बात को, भाव या विचार को दूसरों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। जैसे जब हम यह कह रहे हैं कि लड़के पतंग उड़ा रहे थे, तो हमने लड़कों को पतंग उड़ाते हुए देखा। लड़कियां सिलाई कर रही हैं, लड़कियां सिलाई का कार्य कर रही हैं और बारिश हो रही है। तो यह आपका एक वाक्य हुआ और उसके माध्यम से हम लोगों ने अपने मन के भाव को प्रकट करने का कार्य किया। आगे देखिए, वाक्य की रचना किस प्रकार से होती है। वाक्य की रचना दो भागों में विभक्त होती है, उद्देश्य और विधेय, जिन्हें हम वाक्य के अंग या घटक के नाम से जानते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य तथा विधेय। उद्देश्य क्या होता है? वाक्य का वह अंश जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे सूचित करने वाले शब्द को उद्देश्य कहते हैं। और उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि वाक्य में जो कर्ता होता है, तो कर्ता के बारे में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है वह उद्देश्य होता है, और कर्ता के विषय में जो बातें कही जाती हैं वह विधेय होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे आपके पाठ में दिया हुआ है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। अब बच्चे मैदान में खेल रहे हैं तो बच्चा आपका क्या हो गया? कर्ता। इसलिए वह क्या है? उद्देश्य है। और मैदान में खेल रहे हैं, उनके विषय में जो बात कही गई है वह क्या हो गया? विधेय हो गया। जैसे श्री राम ने रावण का वध किया, तो श्री राम के द्वारा रावण का वध हुआ, तो श्री राम क्या हो गए? उद्देश्य हो गए। और रावण का वध किया, क्या हो गया? विधेय। ऐसे ही सभी लोग आज मेले में जा रहे हैं, तो सभी लोगों के विषय में जो बात कही गई है तो सभी लोग उद्देश्य हो गए, और मेले में जाना उनका क्या हो गया? विधेय हो गया। तो वाक्य की परिभाषा देखिए, उद्देश्य तथा विधेय से युक्त भाषा की वह इकाई जो किसी भाव या विचार को पूरी तरह से व्यक्त कर सकती है, वाक्य कहलाती है। आपको पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि शब्दों का वह सार्थक समूह जिससे किसी
भाव या विचार को हम पूर्णतः व्यक्त करने का कार्य करते हैं, वाक्य कहलाता है। यहाँ पे कहा गया है कि उद्देश्य तथा विधेय से युक्त भाषा की वह इकाई। तो जब उद्देश्य भाषा वाक्य की रचना जब हम करते हैं तो उसमें जो हमारे व्याकरण के जो कार्य हैं और व्याकरण को ध्यान में रखते हुए जो हम वाक्य की रचना करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर शब्दों का सार्थक समूह। शब्द सार्थक कब होगा? जब हम उसे व्याकरण की दृष्टि से ध्यान में रखते हुए उसकी रचना करेंगे। तो अभी आप लोगों ने पढ़ा कि वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। तो उद्देश्य और विधेय से युक्त भाषा की वह इकाई जो किसी भाव या विचार को पूरी तरह से व्यक्त कर सकती है, वाक्य कहलाती है। वाक्य के भेद प्रभेद। व्याकरण की दृष्टि से वाक्य को दो आधारों पर बांटा गया है, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य की रचना, वाक्य के दो भेद किए जाते हैं, सरल वाक्य और जटिल वाक्य। सरल वाक्य क्या होते हैं? सरल वाक्य वे होते हैं जिन वाक्यों में एक क्रिया होती है, वे सरल वाक्य कहलाते हैं। जैसे मैं आगरा जाऊंगा, पिताजी कल आ रहे हैं। और जटिल वाक्य क्या होते हैं? जब कई सरल वाक्यों को मिलाकर एक बड़ा वाक्य बनाने की विधि तैयार की जाती है, तो उसे जटिल वाक्य कहते हैं। जटिल वाक्य में एक से अधिक क्रिया पदबंध होते हैं। कहने का अर्थ यह है कि यहीं पे आपने देखा कि सरल वाक्य में एक ही क्रिया होती है, मैं विद्यालय जा रही हूँ, पिताजी दिल्ली जा रहे हैं। ये आपका सरल वाक्य हो गया। और जटिल वाक्य में कई सरल वाक्यों को मिलाकर एक बड़ा वाक्य बनाया जाता है। तो पिताजी दिल्ली जा रहे हैं तथा माताजी घर पर रहेंगी। अब कई सरल वाक्य को मिलाकर, दो सरल वाक्यों को मिलाकर एक जटिल वाक्य तैयार किया गया। जैसे लड़का झूठ बोल रहा था, लड़का चला गया। ये आपका सरल वाक्य है। लेकिन जो लड़का झूठ बोल रहा था वह चला गया। अब यह क्या हो गया? जटिल वाक्य हो गया। तो वाक्य को दो आधारों पर बांटा गया है, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के दो भेद बताए गए हैं, सरल वाक्य और जटिल वाक्य। आगे देखिए, उपवाक्य। उपवाक्य किसे कहते हैं? उपवाक्य तथा सरल वाक्य में कोई विशेष अंतर नहीं होता है, बल्कि जटिल वाक्य में आ जाने के बाद सरल वाक्य ही उपवाक्य कहलाते हैं। जैसे आप अभी ऊपर पढ़े कि पिताजी दिल्ली जा रहे हैं। अब यह आपका एक सरल वाक्य है और जब उसमें हमने जोड़ दिया कि तथा माताजी घर पर रहेंगी, तो यह क्या हो गया? जटिल वाक्य। तो उपवाक्य वे होते हैं जो कई वाक्यों को मिलाकर उपवाक्यों की रचना की जाती है। एक वाक्य के साथ कई उपवाक्य जुड़े होते हैं, तो वो कहलाते हैं उपवाक्य। उपवाक्य के भेद कितने प्रकार के होते हैं? उपवाक्य के भेद 3 प्रकार के होते हैं, प्रधान उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य और समानाधिकरण उपवाक्य। तो आगे देखिए कि उपवाक्यों के दो भेद हो जाते हैं, स्वतंत्र या प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। जैसे वह लड़का चला गया, यह आपका क्या हुआ? प्रधान उपवाक्य हुआ। लेकिन जो हमेशा झूठ बोलता रहता था वह आश्रित उपवाक्य हो गया।
अगर हम दोनों को मिला देते हैं कि वह लड़का चला गया जो हमेशा झूठ बोलता रहता है, तो यह क्या हो जाएगा? प्रधान उपवाक्य पर जो आश्रित उपवाक्य है वह उससे जुड़कर एक जटिल उपवाक्य बन जाएगा। जटिल वाक्य के दो भेद हो सकते हैं, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। संयुक्त वाक्य में जिस जटिल वाक्य में सभी उपवाक्य समान स्तर के होते हैं, अर्थात न कोई छोटा न कोई बड़ा, या न कोई प्रधान और न कोई आश्रित, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य ये सभी उपवाक्य प्रायः समुच्चय बोधक अव्ययों से जुड़े रहते हैं, जैसे दादाजी सो रहे थे और बच्चे खेल रहे थे। कहने का अर्थ यह है कि जिस वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य स्वतंत्र रूप से योजक से जुड़े होते हैं, उन्हें संयुक्त वाक्य कहा जाता है। जैसा कि आपने अभी देखा कि समुच्चय बोधक अव्ययों से ये संयुक्त वाक्य आपस में जुड़े रहते हैं, जैसे और, पर, या, अन्यथा इत्यादि। मिश्र वाक्य जिन वाक्यों में एक उपवाक्य जो प्रधान होता है और शेष उस पर आश्रित होते हैं, ऐसे वाक्य को मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे कुछ वाक्यों में एक से अधिक वाक्य होते हैं जो कि योजक चिन्हों से जुड़े होते हैं। यदि इन वाक्यों में से एक मुख्य हो तथा शेष उस पर आश्रित हों, तो ऐसा वाक्य मिश्रित वाक्य कहलाता है। जैसे रमेश आज नहीं आएगा क्योंकि उसे बुखार है। गुरुजी ने कहा है कि सब लोग अपना काम करते रहें। वह कमीज फट गई जिसे मैंने बाजार से खरीदा था। सभी जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो मिश्रित वाक्य में एक प्रधान वाक्य होता है और अन्य वाक्य उस पर आश्रित होते हैं, तो प्रधान और आश्रित उपवाक्यों को मिलाकर जो रचना की जाती है उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। दूसरा आपका है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। वाक्य को हम दो आधारों पर बांट सकते हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर आपके वाक्य के सरल वाक्य और जटिल वाक्य। जो आपके जटिल वाक्य हैं उनके भी दो भेद हो गए, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। अब अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद देखते हैं। पहला है कथनात्मक वाक्य। कथनात्मक वाक्य को विधानवाचक वाक्य भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं, जिन वाक्यों में सामान्य कथन होता है उन्हें कथनात्मक वाक्य या विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों में किसी क्रिया के करने या होने का सामान्य कथन दिया होता है, ऐसे वाक्यों को विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे बच्चे शोर कर रहे हैं, हम लोग खाना घर पर ही खाएंगे। सूर्य हमें प्रकाश देता है। मीरा डॉक्टर है। बारिश हो रही है। तो ये आपके सामान्य कथन हैं, इसलिए इन्हें विधानवाचक या कथनात्मक वाक्य के अंतर्गत रखा जाता है। दूसरा आपका है निषेधार्थक वाक्य या निषेधवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी बात या कार्य को करने के होने का निषेध होता है, जहाँ पे हम किसी बात को या कार्य को करने से मना करने का कार्य करते हैं,
उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। अर्थात जिन वाक्यों में कथन को नकारा जाता है उन्हें निषेधार्थक या नकारात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे बच्चे शोर नहीं कर रहे, मीरा डॉक्टर नहीं है, रवि का भाई आज नहीं पढ़ेगा। तो ये सारे कार्यों को करने से मना किया जा रहा है, इसलिए इसे निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। तीसरा आपका है आज्ञार्थक वाक्य या आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में हम किसी को, किसी कार्य को या किसी व्यक्ति को कार्य करने की आज्ञा देते हैं, आदेश देते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं या अनुनय विनय करते हैं, तो इन भावों को प्रकट करने वाले वाक्य आज्ञार्थक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। जैसे तुम बाहर चले जाओ, तुम यहीं बैठो, तो ये आज्ञा देने का कार्य है, इसलिए ये आज्ञार्थक वाक्य कहलाते हैं। आप यहाँ बैठ सकते हैं, तो ये क्या हो गया? अनुमति हो गई। सबका सम्मान करो, ये क्या हो गया? उपदेश हो गया, सिखाना हो गया। अगला आपका है प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में वक्ता कोई प्रश्न पूछता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। अर्थात जिन वाक्यों में हम प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य के अंतर्गत रखते हैं। जैसे कौन आया है, आप लोग कहाँ रुकेंगे, यह घर किसका है, इत्यादि। अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेदों के अंतर्गत अगला आपका वाक्य का भेद है इच्छार्थक वाक्य या इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में वक्ता अपने लिए या किसी दूसरे के लिए इच्छा व्यक्त करता है उन्हें इच्छार्थक वाक्य या इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि जिन वाक्यों में हम अपने मन की इच्छाओं को व्यक्त करने का कार्य करते हैं उन्हें इच्छार्थक या इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत रखते हैं। जैसे ईश्वर तुम्हें सफलता दे, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे, काश मैं पास हो जाता। तो ऐसे शब्द आपके, ऐसे वाक्य इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। संभावनार्थक वाक्य या संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में वक्ता संदेह का भाव प्रकट करता है उन्हें संभावनार्थक वाक्य या संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद वह कल आए। अब शायद वह कल आए, यहाँ संभावना प्रकट की जा रही है। शायद वे लोग आ जाएं। अब तक वह घर पहुंच गया होगा, अब वह बड़ा हो गया होगा। तो यहाँ पे संदेह है, इसलिए ये संदेहवाचक वाक्य है। हो सकता है बारिश ना आए, तो जहाँ पे संदेह या संभावना का भाव प्रकट होता है उसे संभावनार्थक वाक्य या संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। अगला आपका है विस्मयादिबोधक वाक्य। जिन वाक्यों में विस्मय, आश्चर्य, घृणा, प्रेम, हर्ष आदि के भाव व्यक्त किए जाते हैं उन्हें विस्मयादिबोधक वाक्य या विस्मयादिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वाह, आपने तो असंभव को संभव कर दिया। ओह, कितना सुंदर फूल है। हाय, मैं क्या करूं।
तो जहाँ हम अपने मन के भाव को विस्मय, आश्चर्य, घृणा, प्रेम, हर्ष, ये सारे भाव जब हम प्रकट करने का कार्य करते हैं तो वहाँ पे विस्मयादि बोधक या विस्मयादि वाचक वाक्य होता है। अगला आपका है संकेतार्थक वाक्य या संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी न किसी शर्त को पूरा किया जाता है उन्हें संकेतार्थक या शर्त बोधक वाक्य कहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे वर्षा होती तो फसल भी अच्छी होती, अगर तुम रुकोगे तो मैं भी रुक जाऊंगा, अगर पढ़ते तो पास हो जाते। तो यहाँ पे संकेत देने का कार्य किया जा रहा है या एक क्रिया दूसरी क्रिया पे निर्भर है। यदि योगासन करोगे तो स्वस्थ रहोगे। तो ये हो गया संकेतार्थक वाक्य। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हमने क्या सीखा। वाक्य भाषा की वह इकाई है जो किसी भाव या विचार को पूरी तरह से व्यक्त करती है। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य तथा विधेय। वाक्य के भेद दो आधारों पर किए जाते हैं, रचना के आधार पर तथा अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के दो भेद होते हैं, सरल तथा जटिल वाक्य। सरल वाक्य में एक क्रिया पदबंध होता है तथा जटिल वाक्य में एक से अधिक क्रिया पदबंध होते हैं। जटिल वाक्य के दो भेद होते हैं, संयुक्त वाक्य तथा मिश्र वाक्य। और अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं कथनात्मक, निषेधार्थक, आज्ञार्थक, प्रश्नवाचक, इच्छार्थक, संभावनार्थक, विस्मयादिबोधक तथा संकेतार्थक। तो बच्चों, आज हम लोगों ने वाक्य किसे कहते हैं, शब्दों का वह सार्थक समूह जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करने का कार्य करते हैं, उन्हें वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य में जिसके विषय में बात की जाती है वह उद्देश्य होता है और जो कुछ कहा जाता है वह विधेय होता है। वाक्य को दो आधारों पर बांटा जाता है, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के दो भेद होते हैं, सरल तथा जटिल वाक्य। और जटिल वाक्य के भी दो भेद होते हैं, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अर्थ के आधार पर विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संभावनावाचक, विस्मयादिवाचक और संकेतवाचक। तो यह थे आपके वाक्य तथा वाक्य के भेद प्रभेद। आशा करती हूँ आपको यह पाठ समझ में आया होगा और आप इसे फिर अपनी तरह से इस पाठ को दोहराएंगे और जहाँ भी आपको कोई भी दुविधा होगी तो आप उसे पाठ को पढ़ते समय पूछ सकते हैं। धन्यवाद।